हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आईक्यू। स्किल आईक्यू में आपका स्वागत है। तो जनरल इलेक्शंस के जो है 4 चरण यानी कि 4 फेजेस कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ पे 4 फेजेस कंप्लीट होने के बाद जैसे ही 13th मई को 4th फेज जो है कंप्लीट हुआ, फिर से एक एडिटोरियल आपको देखने को मिला जनरल इलेक्शन से रिलेटेड या लोकसभा इलेक्शन 2024 से रिलेटेड। ओके, तो इसमें जो है एक तरीके से यहाँ पे क्या बताया गया है, देखते हैं टाइटल और सब टाइटल को देखते हैं क्या कहता है। टुवर्ड्स द एंड गेम। अभी जो है 7 फेजेस में टोटल इलेक्शन होने वाला है, उसमें से 4 फेजेस कंप्लीट हो चुके हैं। फिफ्थ फेज की तरफ जा रहे हैं हम लोग। तो टुवर्ड्स द एंड गेम ऑन द फोर्थ फेज ऑफ द जनरल इलेक्शन, और जो फोर्थ फेज है इस एडिटोरियल में उसका जिक्र किया गया है। Listen to the two article opposition parties are getting better than with their tactics. अब opposition party means against the बीजेपी जो पार्टीज हैं, खासकर इंडिया जो अलायंस है ना, उसकी यहाँ पे एक तरीके से जो है बात की गई है कि इंडिया जो अलायंस है या अपोजिशन जो पार्टीज हैं जितने भी अगेंस्ट बीजेपी, उनका यहाँ पे एक तरीके से ये कहा गया है कि सब टाइटल में हमें ये बताया है कि जो अपोजिशन पार्टीज है ना, वो थोड़ी सी स्ट्रोंग यहाँ पे एक तरीके से दिखी हैं। वो अपनी टैक्टिक्स में, अपने जो उनके तरीके हैं काम करने के, उसमें थोड़ी सी वो पार्टीज मजबूत होती हुई यहाँ पे दिखी हैं। उनका जो तरीका है काम करने का, उनका बोलने का, स्पीचेस का और बहुत सारी चीजें, वहाँ पे बहुत सारी इम्प्रूवमेंट उनकी जो है ये बताती है कि वो लोग कुछ ना कुछ बेहतर स्थिति में एक तरीके से आप बोल सकते हो। तो ठीक है, चलिए देखते हैं अपना जो एडिटोरियल है उसको स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलिए देखिए, फर्स्ट जो लाइन है वो क्या कहती है, वो कहती है इन द फोर्थ फेज ऑफ द लोकसभा इलेक्शन 2024 96 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। इस स्पेलिंग का भाई, स्पेलिंग इस वर्ड का स्पेलिंग याद रखना, बस सबसे इम्पोर्टेंट ये है कॉन्स्टिट्यूएंसी। IES कैट के वाई लगाना है यहाँ पे, ये सिंगुलर वर्ड है इसका, ठीक है ना, ठीक है, ये याद रखना भाई। क्षेत्र या फिर जो मतदान क्षेत्र है ना, उसको कॉन्स्टिट्यूएंसी कहा जाता है। ओके, वोटेड ऑन मंडे। अब मंडे को लगभग जो है लगभग क्या 96 जो मतदान क्षेत्र हैं, नहीं मतदान क्षेत्र नहीं, मतदान क्षेत्र तो ज़्यादा होते हैं। जो 96 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उस मंडे के दिन 96 कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे जो है इलेक्शन हुए, फोर्थ फेज के अंदर लोकसभा इलेक्शन 2024 के। विद दिस, इसके साथ साथ द वोटिंग प्रोसेस इन 23 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैज बीन कंप्लीटेड। इसमें 23 में यूनियन टेरिटरीज भी शामिल हैं और स्टेट्स भी शामिल हैं, ठीक है। इस 23 में यूनियन टेरिटरी प्लस के स्टेट्स जो है दोनों के दोनों चीजें शामिल हैं। जो जैसे ही फोर्थ फेज का इलेक्शन कंप्लीट हुआ, उसी टाइम पे जो 23 जो स्टेट्स या फिर यूनियन टेरिटरी हैं उनमें इलेक्शन कंप्लीट हो चुका है। सो फार 379 constituencies have voted, which include all 25 seats in Andhra Pradesh and all 17 seats in Telangana Monday। यहाँ पे देखो क्या बात की गई है, यहाँ पे बात की गई है कि 96 सीटों पर जो है एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि सोमवार को मतदान हुआ, और इस मतदान के साथ यानी कि फोर्थ फेज के इलेक्शन के बाद 23 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदान की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो कंप्लीट हो गई है। अब तक 379, सबसे पहली बात तो ये है, ये 79 होता है, ये 69 होता है, ये 89 होता है, ये 99 होता है, ये 59 होता है, ये 49 होता है। मेरे ख्याल से सबसे कंफ्यूजिंग ये होते हैं। आपको इनमें से सबसे कंफ्यूजिंग कौन सा लगता है, बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में। 69, 79 और 89, और खासकर ये दोनों 79 और 89। ओके, 99 अलग से पहचान जाते हैं, 59 भी अलग से पहचान जाते हैं, 49 का तो दिक्कत ही नहीं है, ड्रीम 11 ने इतना फेमस कर दिया है, 49 को तो कोई दिक्कत ही नहीं आ रही, ठीक है। 49 रुपये लगाओ और करोड़पति बन जाओ। तो बात क्या कह रहे थे हम लोग कि अब तक 379 यानी कि 300 जो 79 जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, निर्वाचन क्षेत्र हैं,
ठीक है, उन पे मतदान हो चुका है, जिसमें से सोमवार को आंध्र प्रदेश की सभी 25 सीटें और तेलंगाना की सारी 17 सीटें जो है इसमें शामिल एक तरीके से रही। ओके, उसके बाद पोल्स वर ऑल्सो हेल्ड, इसके साथ साथ पोल्स किए गए वोट इन द सैमिल्टेनियस समकालीन, ओके, साथ साथ में असेंबली इलेक्शंस इन आंध्र प्रदेश फॉर ऑल 175 सीट्स एंड इन ओडिशा इन 28 ऑफ 147। इसके साथ साथ किसके साथ साथ 379 जो सीट्स हैं, 369 जो सीटें हैं वो लोकसभा की कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, सारी की सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे मतलब 369 कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे इलेक्शन हो चुका है। इसके साथ साथ जो है आप ये बोल सकते हो कि जो आंध्र प्रदेश है उसकी सारी की सारी 175 सीटें और ओडिशा की 147 में से 28 सीटों पर विधानसभा चुनाव भी हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपके कौन से इलेक्शंस भी हुए हैं, यहाँ पे आपके विधानसभा के इलेक्शंस भी हुए हैं, असेंबली इलेक्शंस भी आपको यहाँ पे देखने को मिले हैं विद लोकसभा इलेक्शंस। ठीक है, ओडिशा में 147 सीट है विधानसभा की, तो उसमें 28 सीट्स पे हुआ है। इन स्टेट्स में द बीजेपी हैड ए hot blow cold rivalry with ruling regional parties, the YSRCP in Andhra Pradesh and BJD in Odisha in its elaborate plans to make some gains। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, इन राज्यों में जिनकी हम ऊपर बात कर रहे थे आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा में, आंध्र प्रदेश में जो भी सत्तारूढ़ दल हैं जिनकी अभी सत्ता चल रही है वहाँ पे, जो लोकल पार्टीज हैं, क्षेत्रीय जो दल हैं वहाँ पे, जैसे कि अगर बात करें YSRCP की और आंध्र प्रदेश के अंदर और BJD की ओडिशा के अंदर, जो ये पार्टीज हैं, है ना, इनकी बीजेपी के साथ तीखी और ठंडी प्रतिद्वंद्विता एक तरीके से आप कह सकते हो कि रही है, मतलब नोक-झोंक काफी रही है। जो तीखी और ठंडी अगर आप बात करें कह रहे थे हमारे, तो यहाँ पे दो वर्ड्स लिखे हुए थे, उनको मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कहाँ पे गए वो लोग। सीट्स टेक प्लेस हैड वॉन वन, नहीं ये नहीं था, कहाँ पे गया वो, हॉट और कोल्ड लिखा हुआ था, ये रहा। अरे भाई मैं कितने नीचे देख रहा था, ब्लो हॉट एंड ब्लो कोल्ड। ठीक है, इसका मतलब क्या रहेगा, इसका मतलब रहेगा तीखा या फिर ठंडा एक तरीके से। राइवलरी मतलब आपको पता ही है, प्रतिद्वंद्विता। ठीक है, टकराव। ओके, उसके बाद देखते हैं हम लोग, ऑफ द 96 सीट्स अप फॉर द टेक इन दिस फेज, द बीजेपी हैड won 42 in 2019, while the YSR Congress had won 22 in Andhra Pradesh and the BRS 9 in Telangana। तेलंगाना आप जिस तरीके से भी बोलो आप उसको समझ सकते हो। ओके, अब देखो यहाँ पे जो बीजेपी है उसकी लोकल पार्टीज के साथ तीखी ठंडी प्रतिद्वंद्विता, राइवलरी एक तरीके से रही। ओडिशा में प्रदेश और बीजेडी, ओडिशा में बीजेडी कुछ जो है लाभ हासिल करती हुई यहाँ पे आपको दिखी, और इस चरण में होने वाली 96 सीटों में से, कितनी सीटों में से, 96 सीटों में से भाजपा ने 42 जीती थी 2019 के इलेक्शन में। ठीक है, 96 में से, इन 96 में से 42 जो है किसने जीती थी, बीजेपी ने जीती थी, लेकिन कब जीती थी, 2019 में जीती थी। अब देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। उसके बाद उसके साथ साथ YSR कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश में 22 और तेलंगाना में BRS ने 9 सीटें जीती थी 2019 की, अगर यहाँ पे बात किया जाए, क्योंकि लास्ट इलेक्शन से जनरली आप मानते ही हो कि कंपैरिजन किया ही जाता है, और बीजेपी का 2014 से भी कंपैरिजन किया जाता है, क्योंकि असली जो पावर आप एक तरीके से बोल सकते हो बीजेपी की, आप 2014 से आप बोल सकते हो। उसके बाद क्या हुआ, द कांग्रेस हेल्ड 6, और कांग्रेस के पास 2019 में कितनी सीटें थी, 6 सीटें इनमें से कांग्रेस के पास भी थी उस समय पे 2019 विद नो ओवर
rear-reaching theme defining the ongoing campaign in this general election. Parties and leaders have been testing various slogans to rally voters around. यहाँ पे कहने का मतलब क्या है? यहाँ पे कहा है कि जो पिछले 2019 के इलेक्शंस थे उसमें बताया कि किस किस ने कितनी सीटें जीती थी। कांग्रेस का यहाँ पे जिक्र किया कि कांग्रेस ने 6 सीटें इन 96 में से जीती थी। तो इस बार जो जनरल इलेक्शंस चल रहे हैं, इस बार जो अभियान है उसको एक तरीके से परिभाषित करने वाला, इस इलेक्शन को परिभाषित करने वाला कोई व्यापक विषय नहीं होने के कारण जो पार्टी हैं और उनके जो नेता हैं, वो जो वोटर्स हैं उनको एकजुट करने के लिए अलग-अलग प्रकार के जो नारे हैं उनका एक तरीके से जांच पड़ताल परीक्षण करते हुए नज़र एक तरीके से आ रहे हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड आया ओवर ओवर रीचिंग, है ना? ये एक एडजेक्टिव वर्ड होता है, इसका मतलब होता है अति महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण, ठीक है? ये एक एडजेक्टिव वर्ड है। ओवर रीचिंग, रीचिंग REACHING मत लगाना इसका, ठीक है? उसके बाद क्या है? यहाँ तक हो चुका है। मीनवाइल, इसके साथ साथ या जबकि आप इसका मतलब यहाँ पे कह सकते हो, ठीक है? इसके साथ साथ या इस बीच, ये सब मतलब इसके होते हैं, बट यहाँ पे जब अगली लाइन पढ़ेंगे हम इसके साथ जो लिखी हुई है उससे हम इसका आइडिया लगाएंगे इसका मतलब क्या होगा। मीनवाइल, जबकि मानो इसका मतलब यहाँ पे द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भाई इस इलेक्शन कमीशन के बारे में सारी चीजें याद रखना, ठीक है? चीफ डेप्यूटी कौन इलेक्शन कमिश्नर हैं, ठीक है? 2 होते हैं, 2+1 होता है इसका, ठीक है? या 1+2 कह लो, 2+1 कहते हैं। 2 डेप्यूटी 1 प्रमुख होता है, याद रखना कौन है। Meanwhile, the Election Commission of India and the principal opposition party had an unsavory exchange। यहाँ पे exchange का मतलब क्या है कि बयानबाजी बोल लो आप एक तरीके से एक दूसरे के प्रति, ठीक है? अनसेवरी का मतलब यहाँ पे क्या होगा? ये भी एक एडजेक्टिव होता है, जैसे कि लास्ट वर्ड आया था। इसका मतलब आप बोल सकते हो घृणित, बोल सकते हो बेसवाद, बोल सकते हो, ठीक है? बेसवाद, फीका। एक वर्ड और कहूंगा मैं यहाँ पे, नीरस, जिसमें कोई मजा नहीं आ रहा है। तो अनसेवरी एक्सचेंज मतलब जिसमें आप यहाँ पे कहोगे तीखा भी कह सकते हो आप इसका मतलब, ठीक है? तो यहाँ पे आपको तीखी बहस जो है देखने को मिलती है किसके बीच में? जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन और प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी, अब यहाँ पे सीधी सीधी किसकी बात की जा रही है? खड़गे साहब की यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है? जो कि कांग्रेस जो पार्टी है उसके क्या है? चीफ है, ठीक है? ये इसके प्रेसिडेंट आप एक तरीके से कहोगे क्या है? मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो है क्या है? कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, ओके? तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल हैं, जो प्रमुख हैं अपोजिशन पार्टी के यानी कि कांग्रेस के, उनके बीच में और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बीच में भी आपको तीखी या अनसेवरी एक्सचेंज जो है आपको देखने को मिलते हैं। तीखी नोक-झोंक आपको दोनों के बीच में देखने को मिलती है एक तरीके से। थोड़ा सा इसके बारे में बताया गया है, देखते हैं कि क्या जो बहस है वो हुई है। रिस्पॉन्डिंग टू कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे's क्वेश्चनिंग of the delay in the release of voter turnout data, the Election Commission of India ECI said people held such doubts in contempt। अब यहाँ पे सबसे पहली बात क्या हो जाती है? कॉन्टेम्प्ट का मतलब होता है अवमानना, ठीक है? अनसेवरी जो एक्सचेंज है उसका मतलब क्या होगा? तीखी नोक झोंक। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले जाऊं, जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं या फिर इन्हीं का नाम ले देते हैं क्योंकि एडिटोरियल में इनका नाम आया है, या फिर आप बोल सकते हो कांग्रेस की तरफ से, या और भी बहुत सारी पार्टीज हैं, ठीक है? उनकी तरफ से ये देखने को मिला था कि जो वोटर टर्नआउट है, जो वोटर्स घर से वोट देने के लिए निकल रहे हैं, वो यहाँ पे बहुत कम देखने को मिल रहा है। उसका जो डेटा है,
ठीक है। इलेक्शन कमीशन प्रत्येक फेज में ये नहीं बताता है कि कितना वोटर टर्नआउट रहा इस पर्टिकुलर फेज के लिए। तो वो होता है। तो इलेक्शन कमीशन ने इसकी सफाई भी दी थी, उनके ऊपर थोड़ा सा पलटवार भी किया था एक तरीके से। तो उन्होंने ये बताया था, इलेक्शन कमीशन ने ये बताया था कि जैसे एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे 6 बजे तक शाम के वोटिंग होनी है, ठीक है। तो अब आप ये बताओ कि डेटा जो है 6 बजे तक ही दे देता है कई बार इलेक्शन कमीशन, या 7 बजे तक दे देता है। अब जो भी अंदर चला गया, ये एक रूल होता है, जो भी इस पर्टिकुलर बाउंड्री के अंदर चला गया वोटर, ठीक है, 6 बजे तक गेट क्लोज हो गया, 6 बजे तक जो यहाँ से अंदर चला गया उसका वोट होगा, चाहे वो वोटिंग 9 बजे तक ही क्यों ना जाए, ठीक है। तो वो जो डेटा है 6 से 9 तक का या 7 से 9 तक का, उस दौरान कितनी वोटिंग हुई, वो भी तो परसेंटेज वोटिंग बढ़ेगी ना, वो चीज है। इलेक्शन कमीशन ने इस तरीके की जो जवाब है, इस तरीके का जो पलटवार है, एक तरीके से खड़गे साहब के ऊपर जो है एक तरीके से किया है, ठीक है। तो अब ये लाइन क्या थी हमारी, responding to Congress President Mallikarjun Kharge's questioning of the delay in the release of voter turnout data, the Election Commission of India said people held such doubts in contempt. कहने का मतलब क्या है कि जो इलेक्शन कमीशन है इंडिया का, सबसे पहले हम बात करते हैं जो मतदाताओं का जो मतदान का डेटा था वो जारी करने में अगर देरी होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, तो उसके ऊपर जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनके सवाल थे, उनके सवालों का जवाब देते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई ने कहा कि जो लोग हैं, लोगों ने इस तरीके के संदेह को एक तरीके से अवमानना में रखा है, इस तरीके के संदेहों को कहाँ पे रखा है, कॉन्टेम्पचुअल सिचुएशन में एक तरीके से रखा हुआ है, मतलब वो मान नहीं रहे हैं बातों को। मिस्टर खड़गे हिट्स बैक सेइंग इट वाज puzzling that the election commission of India was not acting on communal and castiest statements by the prime minister and the बीजेपी। यहाँ पे दोबारा से फिर पलटवार किया गया। यहाँ पे जो एक तरीके से तीखी जो ओवर रीचिंग एक तरीके से चल रही है, अति महत्वपूर्ण जो कॉन्वर्सेशन आप एक दूसरे की तरफ बोल लो चल रही है, तो वो किसके बीच में चल रही है, बिटवीन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड कांग्रेस प्रेसिडेंट मिस्टर मल्लिकार्जुन खड़गे। ओके ओके, चलो आगे देखो। तो इन्होंने फिर दोबारा से जवाब दिया, श्री खड़गे ने कहा कि ये जो है बात है ना, ये एक तरीके से पजल करने वाली है, परेशान करने वाली बात है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो प्रधानमंत्री मोदी जी और भाजपा जो बीजेपी पार्टी है उनके सांप्रदायिक यानी कि कम्युनल और कास्टियस्ट यानी कि जातिवादी, सांप्रदायिक या फिर जातिवादी बयानों पे जो है कोई भी कार्रवाई नहीं करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इस तरीके का जो बयानबाजी, पलटवार, ये सब जो है मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा किया गया है, किसकी तरफ, टुवर्ड्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। The BJP and the Congress have continued to mobilize voters largely around questions of religious and caste identities respectively। यहाँ पे आप बोल सकते हो कि जो बीजेपी है या फिर कांग्रेस है, इन्होंने धार्मिक और जातिगत पहचान के जो सवाल थे उनके आसपास जो मतदाता हैं उनको इकट्ठा करना जो है अपनी टैक्टिक्स है इनकी, रिलीजियस या फिर कास्टिज्म, उस आइडेंटिटीज के बेस पे ये लोग जो है अपने अपने वोटर्स को अपने अपने कब्जे में करने की एक तरीके से कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं, दोनों ही पार्टीज, अकॉर्डिंग टू राइटर, बीजेपी एंड कांग्रेस दोनों। A mischievous presentation of the demographic trends in the country by a government advisor came in handy for the BJP to make insinuations about Muslims with the aim of polarization। अब यहाँ पे sin आ गया, इसमें sin का मतलब क्या होता है, पाप, ठीक है। यहाँ पे इस चीज को थोड़ा सा नेगेटिव वे में लेना है। यहाँ पे इंसिनुएशन का मतलब क्या होता है, ऐसा टारा हूं मैं इसका, तो ये नाउन वर्ड हो गया, TION एंडिंग वर्ड है, ठीक है। इसका मतलब कटाक्ष बोल सकते हो आप लोग, सॉरी कटाक्ष बोल सकते हो आप, इसका मतलब व्यंग्य, आप इसका समझने की कोशिश करना, व्यंग्य एग्जैक्टली नहीं होता है,
उपक्षेप समझना आप इसका, ठीक है। उपक्षेप एक होता है हस्तक्षेप, टोटली बाधा डालना, बट उपक्षेप का मतलब होता है एक तरीके से ब्लेम लगाना। आप इसका ब्लेम समझ लो ना, ब्लेम समझ लो, दूसरे के ऊपर जो है एक तरीके से ब्लेम लगाना, है ना। अब हो गया पोलराइजेशन। अब पोलर क्या होता है, ठीक है। पोल क्या होता है, पोल, पोलर को छोड़ दो, स्तंभ हो गया पोल, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक तरीके से आप समझो, पोलराइजेशन का मतलब क्या होगा, पोल यानी कि ध्रुव, ठीक है। अब यहाँ पे ध्रुवीकरण बोल सकते हो बेस किसी चीज का, या फिर आप ध्रुवणता, ध्रुवणता तो अच्छा वर्ड मुझे यहाँ पे लग नहीं रहा है, यहाँ पे आप ध्रुवीकरण समझो इस चीज का, ठीक है। अब पूरी लाइन को समझने की कोशिश करते हैं, पूरे स्टेटमेंट या सेंटेंस को समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जो बात है ना वो क्या की गई है। A mischievous presentation of the demographic trends in the country by the government advisor came in handy for the BJP to make insinuation about Muslims with the aim of polarization। यहाँ पे एक सरकारी सलाहकार के द्वारा देश में डेमोग्राफिक ट्रेंड्स यानी कि जनसांख्यिकीय रुझान जो हैं, ट्रेंड्स रुझान, ठीक है, उनकी मिस्चीवियस प्रेजेंटेशन यानी कि शरारतपूर्ण कह लो या तोड़ मरोड़ के कह लो, उस तरीके की जो प्रेजेंटेशन थी, जो प्रस्तुतिकरण था, वो बीजेपी के लिए एक तरीके से ध्रुवीकरण के उद्देश्य से, खासकर किसके बारे में, मुस्लिम्स के बारे में क्या करता है, उपक्षेप करता है या हस्तक्षेप, हस्तक्षेप नहीं, मैंने क्या वर्ड यूज किया था यहाँ पे, उपक्षेप, हाँ, उपक्षेप करता है, यानी कि व्यंग्य एक तरीके से मुस्लिमों के बारे में आपको जो है एक तरीके से काम आया, किसके, बीजेपी के। क्या आया काम, वो जो मिसचीवियस प्रेजेंटेशन था किसका, डेमोग्राफिक ट्रेंड्स का, हमारे देश में गवर्नमेंट एडवाइजर था जो कि एक सरकारी, है ना, उसके द्वारा, और वो बीजेपी के लिए एक तरीके से किसका काम कर रहा था, बीजेपी के लिए एक अच्छा काम कर रहा था, कटाक्ष कर सकते थे उससे, वो इंसिनुएशन कर सकते थे किसके ऊपर, कांग्रेस के ऊपर, किसके बिहाफ पे, हिंदुओं के बिहाफ पे, किसको टारगेट करके, कांग्रेस को टारगेट करके, किसका जो है किसको लेके, मुस्लिमों को लेके, मुस्लिमों के मतलब मुस्लिम, वो देखा नहीं था आपने पीछे के एडिटोरियल में, हमने पढ़ा था कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कांग्रेस का ध्येय ये रहता है कि सारी चीज़ें या सारी बातें या जो रिजर्वेशंस हैं, इस तरीके की जो चीज़ें हैं, वो सारी की सारी मुस्लिमों को प्रदान कर दी जाएं एक तरीके से। द बीजेपी continued to accuse the Congress of फेवरिंग मुस्लिम्स। अब यहाँ पे ये वही बात आ गई, बीजेपी लगातार यही कहती रहती है, इसी एक्यूज के ऊपर चलती रहती है, वो एक्यूज करती है कांग्रेस को कि वो जो है फेवर करती है किसको, मुस्लिमों को। द कांग्रेस क्रिएटेड ट्रबल फॉर इटसेल्फ, कांग्रेस ने अपने आप के लिए, खुद के लिए, ये इटसेल्फ है ना, वो कांग्रेस के लिए है, उसने अपने आप के लिए एक तरीके से मुसीबत में उसने अपने आप को डाल लिया है, या मुसीबत अपने आप के लिए खड़ी कर ली है। एज वन ऑफ इट्स एडवाइजर्स यूज्ड रेसिस्ट वोकेबलरी टू डिस्क्राइब इंडियाज डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी विभिन्नता, विविधता, विभिन्नता, है ना, ये मतलब होगा इसका। अब देखो, बीजेपी लगातार मुस्लिमों का जो पक्ष है उसका जो है आरोप, उस तरीके से पक्ष लेने के आरोप को जो है लगाती है कांग्रेस के ऊपर कि कांग्रेस जो है मुस्लिमों का पक्ष लेती है, ठीक है। और कांग्रेस ने अपने लिए मुसीबत खड़ी कर ली, क्यों, क्योंकि उनके जो एक सलाहकार थे उन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए एक नस्लवादी शब्दावली का इस्तेमाल कर दिया था यहाँ पे, ठीक है, एक रेसिस्ट वोकेबलरी का यहाँ पे इस्तेमाल कर दिया था इंडिया की डाइवर्सिटी के बारे में। इससे भी जो है एक तरीके से कांग्रेस गिर जाती है। वोइल aspirations against Muslims by the BJP about their population share were dressed up as a concern for their well-being. The Congress proclamation about diversity landed as racism। यहाँ पे एस्पिरेशंस का मतलब क्या होगा, एस्पिरेशन का मतलब होगा कलंक, दोष, ठीक है, ब्लेम कह लो, बदनामी, ठीक है, ये सब मतलब आप इसके बोल सकते हो, है ना। तो ये बोल दो। प्रोक्लेमेशन क्या होता है, प्रोक्लेमेशन अगेन एक नाउन वर्ड है,
प्रोक्लेमेशन का मतलब घोषणा बोल सकते हो, ठीक है। ऐलान बोल सकते हो प्रोक्लेमेशन का मतलब, ठीक है। अपील बोल सकते हो। एक और वर्ड यहाँ पे बोल दो, ढिंढोरा, ठीक है। ढिंढोरा भी आप इसके लिए एक वर्ड बोल सकते हो। अब हम अपनी पूरी इस सेंटेंस को समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें इन्होंने क्या बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जो थोड़ा सा पीछे की जो सेंटेंस है उससे इसको जोड़ लेते हैं कि बीजेपी जो है लगातार आरोप लगाती आती रहती है कांग्रेस के ऊपर कि कांग्रेस जो है मुस्लिमों को फेवर करती है, इस तरीके की बात कहती है। और कांग्रेस ने अपने लिए जो नस्लवादी शब्दावली है ना, रेसिज्म वोकैबुलरी, रेसिज्म से रिलेटेड वोकैबुलरी जो है रिलेटेड वोकैबुलरी यूज़ करके कांग्रेस जो है एक तरीके से अपने आप को जो है विभिन्नता, इंडिया की जो विभिन्नता है ना, उससे रिलेटेड जो है इस तरीके के शब्दों को इस्तेमाल करके वहाँ पे जो है बीजेपी कांग्रेस फंस जाती है, ठीक है। जहाँ पे जनसंख्या में हिस्सेदारी को लेके, है ना, जहाँ पे जनसंख्या में हिस्सेदारी को लेके जो बीजेपी है उसके द्वारा मुस्लिमों के खिलाफ जो आक्षेप, या फिर आप ये बोल सकते हो आक्षेप, बदनामी, निंदा, दोष, कलंक एक तरीके से जो लगाते हैं, है ना, उसको देखते हुए उनकी जो भलाई की जो चिंता है उसके रूप में एक तरीके से पेश किया गया। और वहीं पे विविधता के बारे में कांग्रेस की जो घोषणा है वो एक तरीके से रेसिज्म के रूप में सामने जो है एक तरीके से आती है, हमारे सामने एक तरीके से रेसिज्म के रूप में जो है आपको देखने को मिलती है। ये जो है कांग्रेस की एक तरीके से जो घोषणा थी, प्रोक्लेम थी। कांग्रेस, ये लिखा हुआ है ना, द कांग्रेस प्रोक्लेमेशन अबाउट डाइवर्सिटी। जो कांग्रेस का प्रोक्लेमेशन है या उद्घोषणा, घोषणा, है ना, ये सब जो थी कांग्रेस की किसके बारे में, डाइवर्सिटी के बारे में, वो एक तरीके से रेसिज्म के रूप में निकल के हमारे सामने आती है, नस्लवाद के रूप में निकल के हमारे सामने आती है। The interim bail given to Delhi Chief Minister Mr. Arvind Kejriwal by the Supreme Court of India facilitated his return to the campaign trail। यहाँ पे अब जो है अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर आ जाते हैं, जिनको 1 जून तक की बेल एक तरीके से जो है मिली हुई है। वो चाहते थे कि 4 जून तक मिल जाए, बट 1 जून तक इनको जो बेल है वो एक तरीके से मिली है। अब यहाँ पे भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय है, जो भारत का आप ये बोल सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, श्री अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, करंट मुख्यमंत्री, उनको जो है अंतरिम जो जमानत है उसके अभियान पद पर उनकी जो वापसी है, उस वापसी ने क्या कर दिया है, एक तरीके से जो इंडिया अलायंस है, मैं थोड़ा सा अपनी तरफ से बोल रहा हूँ इस चीज़ को, जो इंडिया अलायंस है उसने जो है ये जो कैंपेन है इलेक्शन का, जनरल इलेक्शन लोकसभा 2024, इसको थोड़ा सा एक तरीके से क्या कर दिया है, मजबूती एक तरीके से प्रदान कर दी है। उनकी वापसी जो है एक तरीके से मजबूती प्रदान करती है। क्विक ऑन हिज फीट, ये हिज जो है मिस्टर केजरीवाल जी के लिए ही यूज किया गया है। मिस्टर आगे बताया दिया हुआ है, ठीक है, कोमा के बाद बताया, मिस्टर केजरीवाल हैज ड्रैग्ड द बीजेपी इनटू एक्सप्लेनिंग दैट नरेंद्र मोदी would remain the PM even after completing 75 years of age in September next year। यहाँ पे 17 सितंबर को में भी, if I am not correct or correct, if I am correct, then PM नरेंद्र मोदी's birthday on September 17, ठीक है, क्योंकि मेरा 15 सितंबर को होता है, मुझे इसलिए याद है। एक मेरे फेवरेट खिलाड़ी हैं रवि अश्विन, उनका भी 17 सितंबर को होता है, तो मुझे इसलिए याद है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी की केजरीवाल जी भाजपा को ये समझाने में लगे हुए हैं, या ड्रैग किया उन्होंने, घसीट लिया है इस बात के ऊपर बीजेपी को कि एक्सप्लेन कर रहे हैं वो उनको कि अगले साल सितंबर में जो मोदी जी है वो 75 इयर्स को कंप्लीट कर चुके होंगे और वो भी उस समय पे प्रधानमंत्री होंगे। इस तरीके की जो बात है, एज के मामले में एक तरीके से वो एक तरीके से कटघरे में लेके आना चाहते हैं बीजेपी को। मिस्टर केजरीवाल हैज क्लेम्ड for himself the central position in the opposition beyond the 2024 election by putting forth a list of nationwide
वेलफेयर गारंटीज। यहाँ पे कहने की क्या कोशिश की जा रही है, यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है कि राष्ट्रव्यापी जो कल्याण की जो बात है यहाँ पे, देश के कल्याण की जो बात है यहाँ पे, ठीक है, राष्ट्रव्यापी जो कल्याण है उसकी गारंटियों की एक सूची सामने रख के 2024 के जो जनरल इलेक्शंस हैं, लोकसभा इलेक्शंस हैं, उनसे परे विपक्ष ने जो है अपने लिए एक जो सेंट्रल पोजीशन है, केंद्रीय स्थिति है, उसका जो है एक तरीके से दावा एक तरीके से किया गया है by the opposition. This has added to the tensions in the opposition space where delicate dynamic equilibrium holds together ideologically disparate forces. सबसे पहले मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ आइडियोलॉजिकली का पार्ट ऑफ स्पीच और इसका हिंदी मीनिंग, और हो सके तो एक सेंटेंस भी बना देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहने की कोशिश की जा रही है लास्ट लाइन में बताने की कोशिश की जा रही है कि इस बात से जो है एक तरीके से विपक्षी जो क्षेत्र है उसमें एक तरीके का तनाव पैदा हो गया है, जहाँ पे एक नाजुक गतिशील संतुलन जो कि वैचारिक रूप से जो है विभिन्न ताकतों को एक साथ रखने का काम करता है। तो इस बात से जो है क्या हो गया है, एडिड जो है यहाँ पे एक एडिड टेंशन का रूप एक तरीके से ऑपोजिशन जो स्पेस है उसमें जो है एक तरीके से हो गया है। तो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एडिटोरियल के साथ। और अब हमने थोड़ा सा क्या कर दिया है, अब हमने लूसेंट पे दोबारा से फोकस कर दिया है उसकी एक्सरसाइज पे, ठीक है, जैसा कि हमने आपको एक वीडियो में बताया था, ठीक है। और द हिंदू पे फोकस रखा है, ठीक है। इसकी वोकैब का एक वीडियो मैंने डाल दिया है, कोशिश कर रहा हूँ अभी मैं डालने की, ऑन बोर्ड रखेंगे हम लोग, ठीक है। एडिटोरियल के वीडियोस शायद एक दो कम हो जाएं, ठीक है, एक दो कम मिलें आपको, लेकिन लूसेंट के वीडियोस मिलते रहेंगे। और एडिटोरियल को धीरे धीरे इस चैनल का बेस्ट परफॉर्मेंस में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है बाय द टीम स्किल IQ, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। आप वीडियोज को शेयर कर सकते हैं। अरे यार 20 व्यूज़ भी नहीं रहते, ये तो करंट टॉपिक होता है, इस पे कम से कम 1K व्यूज़ डेली भी रहे ना तो बहुत मज़ा है यार, बहुत मज़ा है। मैं फिर भी वीडियोस एनर्जी के साथ जो है कंटिन्यू रखूँगा और आपकी जो क्या बोलते हैं डिमांड्स जो होती हैं ना उनको भी पूरा करने की लगातार कोशिश करता रहूँगा। चाहे आप 20 प्लेलिस्ट बोल दो मेरे को शुरू करने के लिए, मैं 20 प्लेलिस्ट चला सकता हूँ, बट व्यूज़ इम्पोर्टेंट हैं। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, थैंक यू सो मच।